आप लोग हैं हमारे चैनल पर स्टडी विद उतेंद्र पर, जहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को प्लान करते हैं अपने भारत में और किस तरह से इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इन प्लानिंग्स का। ठीक है दोस्तों, और भी आगे हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि आखिर जो हमारा भारत है उसमें किस तरह से रिसोर्सेज को प्लान किया जाता है। मैंने बात की थी लास्ट क्लास में, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप लास्ट क्लास को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, स्टडी विद उतेंद्र पर। ठीक है, पार्ट 2 होगा, उसको जाके देखिए, उसके बाद इस पर आइए। ठीक है, उससे क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी डेवलप होगी और चैप्टर एकदम फ्लो में समझते जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, मैंने बताया था कि रिसोर्सेज को हमें प्लान करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसकी जो वेराइटीज़ हैं, यानी वहाँ जो हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक इंडिया है, इसमें क्या है डाइवर्सिटी बहुत है। क्या है हमारी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकल वेरिएशंस हैं। ठीक है दोस्तों, फिजिकल वेरिएशंस हैं, है ना, और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं। तो हमारी इंडिया में क्या है, बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं, और इस डाइवर्सिटी के कारण हमारे इंडिया में कई अलग अलग प्रकार के क्या है रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक स्टेट के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और दूसरे के पास नहीं है, तो अब जो ये सब जो स्टेट्स हैं ये आ किस में रही हैं, हमारे इंडिया में। तो अब हमारी जो इंडिया है वो रिसोर्सेज को यहाँ से लेकर के यहाँ पर दे देती है। इससे क्या है, पूरे इंडिया में बैलेंस बना रहता है रिसोर्सेज का। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि ये सब काम कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो रिसोर्सेज, मान लीजिए हमें कोई भी रिसोर्सेज मिले, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उनको चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक जगह है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी, अब यहाँ पर हमने देखा कि कोई रिसोर्स है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस रिसोर्स के बारे में जानेंगे कि आखिर वो रिसोर्स है कौन सा। ठीक है दोस्तों, और कितनी एरिया में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और फिर बात करेंगे कि आखिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग इतना नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर ये कितनी क्वांटिटी में पाया जा रहा है। ठीक है, इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं। देखिए, मान लीजिए इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया है, ठीक है, और आपने रुपया बहुत लगा दिया, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि लेस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी यहाँ पर सही मात्रा में हमें मिल रही है या फिर नहीं। अगर हमें सही मात्रा में क्वालिटी क्वांटिटी नहीं मिल रही है तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा कि हम उस रिसोर्स को जो है एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बात, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से प्लान किया जाए। जैसे मान लीजिए जब आप रोटी बनाना सीखते हो, ठीक है दोस्तों, जब मान लीजिए आप किसी दिन रोटी बनानी है घर पे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप सबसे पहले देखोगे कि आटा है या नहीं। ठीक है, फिर चेक करोगे कि आखिर मुझे कितना आटा चाहिए, है ना, फिर चेक करोगे कि आटे में कोई चीज़ मिली हुई तो नहीं है, उसको क्या है छानोगे आप लोग। ठीक है, अब छानने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाओगे, है ना। इंग्रेडिएंट्स के लिए मिलाने के लिए आप कहाँ जाओगे, किचन में जाओगे, क्योंकि किचन में ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं आटे के। ठीक है, तो उसमें मिला करके फिर उसके बाद क्या है, आप तभी गैस वगैरह के माध्यम से रोटी बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने जो है आइडेंटिफाई किया, ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी चेक की, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह में जो भी गंदगी वगैरह थी उसको साफ़ किया। ठीक है, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस थे, यानी जो किचन थी हमारी, और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, जैसे गैस स्टोव वगैरह हो गया, उसकी वजह से हमने क्या है, जो हमारी रोटी थी उसको बनाया। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने रोटी को बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी को हम क्या है रोटियाँ देंगे। ठीक है, इक्वली, ताकि वो सभी क्या है खा के अपना पेट भर सकें। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज को प्लान किया जाता है। ठीक है, देखिए किस तरह से, सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा रिसोर्स है। ठीक है, फिर हमने चेक किया कि आखिर वो किस रीजन में मिल रहा है। ठीक है, और चेक किया कि मान लीजिए ये हमारा रीजन है जहाँ पर रिसोर्स मिल रहा है, अगर सिर्फ थोड़े से रीजन में मिल रहा है तो फिर इसे निकालने में जो क्या है ज़्यादा खर्च हो जाएगा और निकलेगा सिर्फ थोड़ा, है ना। यही वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुकी, है ना, तो वो तो कर नहीं सकते।
तो उसके लिए क्या है, हम सबसे पहले चेक करेंगे, सर्वे करते हैं कि आखिर उसकी क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। और एक मैप बनाएंगे, इस तरह से एक मैप बनाया और पता किया कि यहाँ रिसोर्स है, यहाँ रिसोर्स है, यहाँ रिसोर्स है, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए हमने ये रिसोर्स पता कर लिया, यहाँ पर है, हमने मैप बना लिया, ठीक है, इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी ले जाएंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हमारे जो होंगे वहाँ पे जा करके हम प्रोसेस करें। जैसे हम जेसीबी ले गए, ठीक है, हमने क्या किया, जेसीबी ले गए, इसको हमने खोदा यहाँ से, खोद के क्या है, हम यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री में क्या है, इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेस से हमें क्या है, जो मिनरल होगा वो क्या है, फॉर्म अच्छी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो हमारे टेक्नोलॉजी थी उससे क्या है, इंस्टीट्यूशन में लेके इंस्टीट्यूशन से फिर हमें अच्छा वाला जो हमारा मिनरल है वो मिल गया, ठीक है, यानी रिसोर्स मिल गया, ठीक है। अब ये रिसोर्स हमें मिल गया, अब कुछ जगहों पे रिसोर्सेज की कमी है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल गोल, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो हमें रिसोर्सेज मिले, ठीक है, इनका जो हमने डेवलपमेंट किया, ठीक है दोस्तों, तो इन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, यानी हम जो रिसोर्स जो है पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी जहाँ कमी है वहाँ तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ है वो एक साथ साथ ऊपर बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया किस तरह से होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए, जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे वो भी रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत क्या था कि जो भी हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं उनको जो है आप जो है उगाइए, एक जगह पे उगाई मान लीजिए, और दूसरे हमारे स्टेट में इनकी ज़रूरत है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ से लेकर के यहाँ दे देते हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से खरीद कर यहाँ दे देती है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस वगैरह का तो रोल रहा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का अच्छा एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने बताया था जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स हैं वो जो स्टेट होगी वो क्या है, कम स्टेट वाली, कम रिसोर्सेज वाली स्टेट को, ठीक है, क्या करेगी, अपने रिसोर्सेज को दे देगी, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए नहीं दिए, यानी जो स्टेट है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके अभाव में क्या होगा, तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी जो उस स्टेट में क्या है, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी जो है अच्छी खासी नहीं होगी, ठीक है। और इससे सब को मिला करके क्या है, वो स्टेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाएगी, यानी कि उस स्टेट में क्या है, धन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या है, गरीबी बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन जरूरी नहीं है हर केस ऐसा ही हो, कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो कम हैं लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैंने क्या बोला, वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छा है। अब आप पूछो कैसे, भाई मेरा भाई बता मेरा तो देखिए, वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। क्या बोला मैंने, ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमंस को रिसोर्स के तौर पे कंसिडर किया गया है और उन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए, ठीक है, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, उनकी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो उससे क्या है, वो जो है इकोनॉमिकली स्टेबल हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की, यानी कि आप थोड़ा पास्ट में जाते हैं, ठीक है, इंडिया के जब कॉलोनाइजेशन हुआ था उस टाइम की, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब इंडिया का कॉलोनाइजेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो हमें पता है ब्रिटिशर्स क्या है, एक ऐसी जगह से आए थे जहाँ पर उनका ह्यूमन रिसोर्स क्या था, अच्छा था, यानी उनके पास अच्छी फैसिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, अच्छी एजुकेशन थी, जिस वजह से उनके पास क्या है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी के मैं नहीं मानता होने के कारण उन्होंने क्या है, हमारे इंडिया में आकर के देखा कि हमारे इंडिया के रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया के रिसोर्सेज भाई अच्छे हैं, है ना, और सस्ते हैं, और यहाँ पर क्या है, लोग यूनाइट नहीं हैं। तो क्या किया इन्होंने, अपनी जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस थे उनकी मदद से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब आप पूछो किसी ने कुछ कहा नहीं, तो देखो भाई, थोड़े बहुत रुपए दे देते थे, ठीक है, और रिसोर्सेज क्या है, ज़्यादा ले जाते थे, है ना। और उन्होंने इसी तरह से हमारे जो इंडिया के रिसोर्स थे उनको डिप्लीट करना शुरू कर दिया, और एक जगह पे तो आके उन्होंने जो है कब्जा ही कर लिया है ना कई जगहों पे,
जिस वजह से उन्हें क्या है रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी को, ठीक है। तो उन्होंने क्या है हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को डिप्लीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए ये सब एकदम से तो हो नहीं जाता है ना, कोई भी प्रोसेस अगर होती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो धीमे धीमे करके होती है। तो सबसे पहले क्या है कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने देखा यहाँ के रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक है। यहाँ के रिसोर्सेज जब उन्हें अच्छे लगे तो उन्होंने क्या है थोड़े से रुपये देके ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपनी कंट्री में भेजने लगे, ठीक है, एक्सपोर्ट करने लगे हमारे यहाँ से, ठीक। अब देखिए ये सब एक बार में तो हुआ नहीं, धीमे धीमे करके, ठीक है, डिफरेंट फेजेस में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन डेवलपमेंट इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द availability of resources but also the technology, quality of resource and the historical experiences of the people। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है जनरल तौर पे हम बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है और जो रिसोर्स डेवलपमेंट है वो सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ अवेलेबल हैं तो हमारा जो है रिसोर्स डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं होता, ठीक। ये सब कब है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का रिसोर्स हो, ठीक है। मैंने क्या बोला था कॉलोनाइजर्स ने क्या देखा कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इसे डिप्लीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट है वो क्या है टेक्नोलॉजी है की मदद से है, और जब हमने देखा क्वालिटी ऑफ रिसोर्स मिल रहा है तभी आप रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। और हमने क्या देखा एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, यानी कि जो हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, ठीक है, उन्होंने भी ये चीज़ जो है चीख चीख के कही है कि भाई तुम्हारा जो रिसोर्स है वो अच्छा है इसलिए उसको जो है डेवलप करो, ठीक है। बात कर लेते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा था भाई पहले, ठीक है दोस्तों। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और डिप्लीशन के बारे में गांधी जी ने कुछ वर्ड्स कहे थे, और जो ये यहाँ पर मैंने लिखा है ये आपके लिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी का एक तरह से रामबाण इलाज है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हो तो आई थिंक आप बोर्ड्स में 95+ ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे गारंटी कह सकता हूँ अगर आप इन पॉइंट्स को जो मैं लिखवा रहा हूँ उनको अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे इन टाइम पर, और जो बीच बीच में टाइम मिलेगा उन पर भी आप अगर इन्हें रिवाइज करते रहोगे तो आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। तो देखिए गांधी जी ने क्या कहा था, बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात कर लेते हैं। आखिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स होता क्या है, ठीक है दोस्तों, और आखिर ये क्यों जरूरी है। देखिए कंजर्व का मतलब क्या है कि संभालना, यानी किसी चीज़ को संभालते हुए चलना, ठीक है। यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है रिसोर्सेज को एक तरह से डिप्लीट होने से बचाना, ठीक है दोस्तों। यानी उन्हें जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी उनका जो है सही से यूज़ करना, ठीक है दोस्तों। उन्हें जब हम सही से यूज़ करेंगे, ठीक है, उनका ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम क्या है एक तरह से उन्हें कंजर्व ही तो कर रहे हैं, यानी हम उनका क्या है एक तरह से सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए गांधी जी ने क्या कहा है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है। देखिए अगर हम पूछें कि व्हाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक, तो जो रिसोर्स है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप ये सोचो रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो इस चीज़ की डेफिनेशन होगी कि रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, वही इस चीज़ की डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए रिसोर्स क्या है हमारी डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो हमारा डेवलपमेंट हो चाहे हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसके लिए हमें क्या है रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, चाहे वो कैसी भी रिसोर्स हो, फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल, ठीक है दोस्तों। हमें क्या है रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अब बात आती है कि रिसोर्सेज हमारे जीवन में क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक, इसलिए हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है रिसोर्सेज को। और दूसरी बात, अगर हम इन्हें रिसोर्सेज जो हैं हमारी इन्हें कंजर्व नहीं करते, यानी इनका जो है सही से उपयोग नहीं करते, हम इन्हें जो है सुरक्षित नहीं करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ देखने को मिलेंगे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का मतलब वही कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकता है, ठीक है, और भी अलग अलग कारण हैं जहाँ पर हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आएंगे, ठीक है।
और दूसरी बात, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ कैसे हैं कि कई जगहों पे मान लीजिए कुछ के हाथों में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं स्टेट्स के और कुछ के हाथों में कम हैं, तो क्या है ये तो एक्सप्लॉइट करा कर लेते हैं और इनके पास है भी नहीं। तो ये क्या है कि यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक हैरेची आ जाएगी, ठीक, हैरेची आ जाएगी। इन देखिए ये तो रिच हो जाएंगे, ये क्या है लोअर स्टेटा हो जाएंगे, यानी ये क्या है पुअर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिंडर करेगा अगर हम रिसोर्स को कंजर्व ना करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसीलिए क्या है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जरूरी है। अब गांधी जी ने क्या कहा है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। देखिए इस बात का बहुत डीप सेंस है, ठीक है। तो आपको हो सके तो इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है, हो सके तो इस बात को याद कर लीजिए ताकि आगे चल के जब आप क्वेश्चंस को फ्रेम करो, ठीक है, जब आपसे पूछा जाए व्हाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट, तो जब आप इस लाइन को लिख दोगे ना तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। मेरे 98 नंबर आए थे और एकदम बेस्ट रहा मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने स्मार्ट वर्क किया, मैंने जो ये बुलेट पॉइंट्स थे इनको रिवाइज किया था और इन्हीं की वजह से मैंने इसी तरह से इन्हीं अच्छे से रिप्रेजेंट करके जो है पेपर लिखा। उससे क्या है भले ही मेरे 95 आ रहे थे लेकिन मेरे कितने आ गए 90। क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर है वो खुश हो गया हमसे, ठीक है। तो बोर्ड से मैं यही करना है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी हमारे पास इतना पर्याप्त है कि हम अपनी जो नीड्स हैं यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि मान लीजिए आपका जो ग्रिड है यानी आपका जो लालच है उसको हम जो है भरपूर तरीके से संपन्न कर पाएँ, ठीक है। तो उतना तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास कितना है कि हम अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, ना कि आपके लालच को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए गांधी जी ने जो ग्रीडी और सेल्फिश पीपल्स हैं, ठीक है, ग्रीडी सेल्फिश पीपल एंड एक्सप्लॉइटेड नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी देखिए ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए ग्रीडी का मतलब क्या है कि लालच करने वाले, और सेल्फिश वही बात है सेल्फिश और ग्रीडी, ठीक है। यानी लालच करने वाले लोग क्या है ज़्यादा रिसोर्सेज को ओन करना चाहेंगे, ठीक है, और ज़्यादा रिसोर्सेज को जो है डिप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है, अपने लिए यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। और जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करती है ना। क्यों? क्यों भाई चलने के लिए उन्हें भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ज़्यादा रिसोर्सेज की वजह से क्या है ये जो लोग हैं यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या ग्रीडी या सेल्फिश पीपल्स हैं ये क्या है ज़्यादा रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, गांधी जी ने ये कहा। और दूसरी बात वो जो है मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। क्या बोला मैंने? मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे और रिप्लेस करने चाहते थे इस चीज़ को विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। अब देखिए इन दोनों टर्म्स का मतलब अलग है, ठीक है, ध्यान से देखिए। मास प्रोडक्शन का मतलब है मास में प्रोड्यूस करना, यानी अंधाधुंध क्या है हमने कई सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर डाली। मान लीजिए हमारी कपड़ा बनाने की मशीन है और हमें जो है 100 लोगों के कपड़े बनाने थे लेकिन हमने अंधाधुंध जो है 500 लोगों के कपड़े बना दिए। अब जो 400 कपड़े रह गए, ठीक है, 400 लोगों के जो कपड़े हैं वो तो वेस्ट हो गए, ठीक है। क्यों? हमें चाहिए थे सिर्फ 100 लोगों के। अब गांधी जी ने कहा कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन जो है बाय द मासेस चाहिए, यानी कि जितने लोग हैं उतना ही प्रोड्यूस करो, यानी कितना करो जितने लोग हैं, ठीक है, यानी लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर दो, बस उतना ही प्रोड्यूस करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है, और अंधाधुंध नहीं प्रोड्यूस करना है, ठीक। ये कहा गांधी जी ने। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए जो इनिशिएटिव्स वर्ल्ड वाइड लोगों के द्वारा यानी जो एफर्ट्स किए गए लोगों के द्वारा क्या करने के लिए कि रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, किस लेवल पे? वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये 4 से 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और जहाँ भी रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में पूछे, मान लीजिए आपसे रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन पूछ ली तो उसमें अगर आप एक इनमें से कोई भी पॉइंट रखाते हो तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा भी
डाउट हो रहा है आपकी डेफिनेशन में और अगर आपने ये लिख दिया है तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपकी गलती को ना देखते हुए इस एग्जाम्पल को देखने के बाद तुरंत आपको नंबर दे दें, अगर 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया वो लिया गया क्लब ऑफ रोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ठीक है, उन्होंने जो है सबसे पहले अगुवाई की, एडवोकेटेड मतलब अगुवाई यानी किसी के पक्ष में कहना। उन्होंने जो है कहा कि रिसोर्स कंजर्वेशन जरूरी है, ठीक है, और उसको क्या है सिस्टमेटिक मैनर में किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये कब कहा उन्होंने? 1968 में। और ये कहने वाले पहले इंसान पहले लोग थे। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो उसे कहने वाले कौन थे पहले? क्लब ऑफ रोम। ठीक है, अब बात आती है कि 1974 में, ठीक है, एक फिलोसोफर रहे जिनका नाम क्या था? शूमेचर। ठीक है, उन्होंने क्या है गांधी जी की जो फिलोसफी थी, मैंने क्या बताया था कुछ देर पहले कि गांधी जी की एक फिलोसफी थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, है ना। ये वाली जो गांधी जी की फिलोसफी थी, इसको लेते हुए इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब देखिए इस बुक का भी एक अर्थ है। ठीक है, अगर आप उस अर्थ को समझ जाओगे तो आई थिंक आप इस वाली लाइन को यानी ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो देखिए गांधी जी ने कहा था कि उन्हें क्या है प्रोडक्शन बाय द मासेस चाहिए ना। तो गांधी जी ने कहा कि जितने लोग हैं यानी मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए जो है प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, ना कि 500 लोगों के लिए आप प्रोड्यूस कर दे रहे हो। ठीक, जबकि हैं 100 लोग। ठीक है, तो क्या है जो 100 लोग हैं यानी जो ग्रुप है यानी जो छोटा ग्रुप है, ठीक है, उसके लिए प्रोड्यूस कीजिए। तो ये कितना सुंदर लगता है ना, कि आपके पास क्या है हौच पौच नहीं रही किसी भी चीज़। आपने जितने लोग थे उतनों के लिए जो है रिसोर्सेज का बंदोबस्त कर दिया बस। ठीक, तो ये क्या है अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हमने इस बुक का नाम दे दिया स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी कम जो है हमारे पास, ठीक है, यानी स्मॉल का मतलब है कम, यहाँ पर कम है, ठीक है, सबके लिए है तो वो क्या है सुंदर लग रहा है। तो यहाँ इन्होंने नाम रख दिया स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल, कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट 1987। ठीक है, तो देखिए 1987 में ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट है, उसमें क्या है बात की गई कि किस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और कंजर्वेशन किस तरह से करना है रिसोर्सेज का। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इससे क्या है हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमें उतना ही यूज़ करना है जितना कि हमें ज़रूरत है। ठीक है, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी रिसोर्सेज बच जाएं ताकि वो लोग भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको इस पर डिटेल चाहिए वीडियो तो मैंने जो सेकंड वीडियो बनाई पार्ट 2, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, स्टडी भी होते हैं पर। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए लेटर इट वॉज पब्लिश्ड इन अ बुक अवर कॉमन फ्यूचर। क्या बोला? अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, यानी ये जो कमीशन रिपोर्ट थी इसको बाद में अवर कॉमन फ्यूचर नाम की बुक आई, उसमें इसको जो है पब्लिश कर दिया गया। ठीक, और फिर ये तो हम सबको पता ही है रियो डे जेनेरो। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में 1992 में। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि एनवायरमेंटल जो भी डैमेजेस हो रहे थे, ठीक है, पॉवर्टी थी, ठीक है, और जो डिजीज़ थी उनको हमें क्या था रिड्यूस करना था। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। ठीक है, एजेंडा 21 इसमें जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आप लोगों की याद हो। ठीक, अब बात आती है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है रिसोर्स। ठीक है, कौन सा रिसोर्स? लैंड रिसोर्स। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह की मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, किस बात का इंतजार करें। ठीक है, बाय बाय।